एक गुनहगार की असली सजा कभी कभी जेल नहीं होती। डर डर के सारी जिंदगी जीना भी एक सजा ही है जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये एक्चुअली डायलॉग है बंगाली डिटेक्टिव फिल्म ब्योमकेश बख्शी का। लव दैट मूवी। सो बिना बात को बढ़ाए शुरू करते हैं आज की फिल्म का एक्सप्लेनेशन। दृश्यम 2। घने अंधेरे रात में हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं जिसका नाम है जोशी, जिसके पीछे पड़ी है पुलिस। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन के सामने आके ही गिरता है और तभी उसे कुछ दिखता है पर वो इग्नोर करता है। जोशी भागते हुए अपने घर आता है छुपने को, पर पुलिस वहाँ पहले से ही छुपी हुई थी। भाई पुलिस से भाग रहा है या कुत्ते से कि घर में घुस जाओ तो वो नहीं काटेगा। कहानी 3 साल आगे जाती है जहाँ हम एर्नाकुलम में जॉर्ज कुट्टी की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी 2 बेटी अंजू और अनु भी है। जॉर्ज ने लोन लेकर एक थिएटर बनाया है और उसका एक सपना है खुद का मूवी बनाने का, और उस थिएटर से आने वाला सारा पैसा जॉर्ज स्क्रिप्ट लिखने में उड़ा देता है। इस बात को याद रखिएगा। उसकी पत्नी इससे बहुत नाराज थी। उन लोगों में बहस भी हो रही थी। तभी उनके पड़ोस में साबू दारू पी के अपनी पत्नी सरिता को पीट रहा था। जॉर्ज उसे रोकने जाता है पर इससे बात और बिगड़ती है। साबू जॉर्ज को धमकाता है। जहाँ साबू और सरिता अभी रहते हैं वो जॉर्ज की ही जमीन थी पर उसने बेच दिया था। जॉर्ज सरिता से पुलिस में कंप्लेन करने को कहता है पर वो नहीं करती। क्यों? जो लोग पहले जॉर्ज का पक्ष लेते थे अब उसकी तरक्की से जलते हैं और दिल ही दिल में मानते हैं कि जॉर्ज ने ही शायद उस लड़के का खून किया है। पर जब पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई तो भला आम इंसान क्या करेगा। जॉर्ज अपने शॉप में और थिएटर में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगाता है ताकि घर बैठे वो सारी चीजों पे नजर रख सके। वरुण का पिता थिएटर में जॉर्ज से मिलने आता है और अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए उसका बॉडी मांगता है, पर जॉर्ज मजबूरी में उसे मना कर देता है। सेंट जोसेफ स्कूल में जहां अनु पढ़ती है वहां उसका एक लड़का दोस्त शॉर्ट फिल्म के बारे में बताता है। बातें सुन के लगता है दे आर लव बर्ड्स, पर अपनी बहन के साथ हुए हादसे के बाद वो उन दोनों के बारे में घर में बता नहीं पाती। वो लड़का शॉर्ट फिल्म की कहानी सुनाता है और हम देखते हैं ये कहानी अंजू के सपने के साथ रिलेट करती है जो कि अनु ने उसे बताया है। जॉर्ज अपने फिल्म के राइटर के पास जाता है उस फिल्म के बारे में बात करने, क्योंकि उसे उसका क्लाइमैक्स पसंद नहीं है। जॉर्ज अपने फिल्म के कॉपीराइट के लिए उस कहानी को किताब में पब्लिश कर देता है। छोटे से टाउन में पब्लिश होता है इसीलिए ज्यादा किसी को पता नहीं होता, पर कहानी की कॉपीराइट उसके पास ही रहती है। जॉर्ज कभी कभी रात को नहीं लौटता और फिल्म के डिस्कशन के लिए एक दोस्त के लॉज में रुक जाता है, पर हम जानते हैं ये झूठ है। वो एक आदमी से बात तो करता है पर उसके बाद वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। सस्पेंस। तो सरिता उनके घर रहने आती है। सरिता और रानी में अंजू के शादी को लेकर बात उठती है। सरिता बताती है कि लड़के वालों को जॉर्ज की उस घटना के बारे में पता चला है। आसपास के लोग कहते हैं कि अंजू ने ही उस लड़के को अपने घर में बुलाया है। ये सुन के रानी आग बबूला हो जाती है और छुपा हुआ राज खोल नहीं जाती है पर रुक जाती है। ये सच है, चाय की दुकान हो या अड्डा खाना, हर जगह जॉर्ज के केस की बात चलती है कि कैसे उसने उस लड़के को मारा और पुलिस आज तक भी उसे पकड़ नहीं पा रही। और जब भी कोई नया आईपीएस ऑफिसर थाने में आता है उस केस को जरूर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं जोशी जेल से छूट चुका है और गांव वापस आ चुका है। पुलिस स्टेशन में किसी ने साबू और सरिता के बारे में कंप्लेन की है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो दोनों जॉर्ज के बगल वाले घर में ही रहते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ साबू के घर में पुलिस आती है और उस गाड़ी की आवाज सुनकर अनु डरने लगती है, जैसे उसके मन में डर बैठ गया हो। पुलिस अब जॉर्ज के घर आती है और साबू और सरिता के बारे में पूछताछ करती है, पर हम देख सकते हैं कि कैसे पुलिस का नाम सुनते ही पूरे फैमिली का चेहरा उतर चुका था। पुलिस साबू को धमकाकर चला जाता है, पर ये डर जैसे अनु के मन में घर कर चुका था। वो रात को सपने में पुलिस को अपने खिड़की के सामने देखती है और सदमे में आ जाती है। हम देखते हैं अनु को जैसे कोई दौरा पड़ रहा हो, वो जैसे अकड़ गई है। उसके बेड के पास अलार्म होता है जो वो बहुत कोशिश करके बजाती है और जॉर्ज आके उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ हम कोट्टेयम में नए पुलिस ऑफिसर के घर में अनु के दोस्त को आते हुए देखते हैं और उन लोगों की बातों से लगता है अनु के साथ उसकी दोस्ती एक प्लान है, जैसे सारी बातें वो अनु से उगलवाना चाहता हो। एक दिन अनु के स्कूल के दोस्त उनके घर आते हैं टाइम स्पेंड करने और अनु उस लड़के को अपना घर दिखाती है और उस जंगल की तरफ भी दिखाती है। इससे उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। उसे लगता है कि अनु शायद वरुण के बारे में उस लड़के को कुछ बता रही है। रानी हमेशा एक डर में जीती है और इससे उसकी 2 बेटी भी उससे काफी चिढ़ती है।
पर एक माँ भला क्या कर सकती है, क्योंकि जॉर्ज इस बारे में उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और वो अपनी मन की बात किसी को बता भी नहीं पाती। वो रात रात भर जागती है इसी डर में कि उसके परिवार को कुछ हो ना जाए। जब पड़ोसी आपके बारे में ज्यादा जानने लगे तो समझ लीजिए तेल में कुछ पानी है, क्योंकि ये साबू और सरिता और कोई नहीं पुलिस ऑफिसर्स हैं और प्लानिंग करके जॉर्ज का जमीन खरीद कर वहाँ पे रहने आए हैं। याद है वो रात? यस, सरिता ने थोड़ा ही सही पर रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस को अब यकीन है कि अंजू ने ही वरुण का खून किया है। अब बस साबित करने की देरी है। जॉर्ज कभी भी इवन अपने पत्नी को भी उस बॉडी को कहाँ छुपाया है नहीं बताता और यही सरिता की चालाकी है। वो रानी को पुश करती है जॉर्ज से बात करने के लिए ताकि उसका डर थोड़ा कम हो और इसी मौके में सरिता और साबू सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। सरिता ने बेडरूम में, लिविंग रूम में और अंजू के रूम में रिकॉर्डर सेट किया है। पुलिस को अब एग्जैक्ट डेट टाइम पता चल चुका है, बस अब जगह ढूंढनी बाकी है कहाँ उस बॉडी को दफनाया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है कि किसी ने 3 अगस्त के रात को जॉर्ज को देखा था। तो खोजते हुए पुलिस रमेश नाम के एक आदमी से मिलता है जिसके बेटे को रात 4 बजे अस्थमा अटैक आया था और तभी उसने जॉर्ज की गाड़ी को घर वापस आते हुए देखा था। वो गाड़ी जहाँ से आ रही थी उस रास्ते पर सेंट जोसेफ चर्च पड़ता है जहाँ काफी रबर प्लांटेशन होते हैं। पुलिस को लगता है ये जगह बॉडी छुपाने के लिए बहुत अच्छी है, पर प्रॉब्लम ये है कि हर रबर पेड़ की उम्र कम से कम 15 साल होगी। अगर किसी भी पेड़ को काटा जाता तो वर्कर्स को जरूर पता चलता। तो शक अब सेंट जोसेफ चर्च के कब्रिस्तान पे आती है जहाँ डेड बॉडी वैसे भी दफन की जाती है, तो किसी को भला कैसे शक हो सकता है। पुलिस ये सोच के चर्च पे आती है छानबीन करने, पर चर्च के पादरी उन्हें कोर्ट ऑर्डर लाने को कहता है। तो अगेन डिले। सरिता ये खबर तुरंत रानी को देने जाती है और रानी तभी जॉर्ज को कॉल लगाती है। रानी डर के उस जगह का नाम पूछती है जहाँ उस बॉडी को दफनाया गया है, पर जॉर्ज ठहरा सख्त लौंडा, वो बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं था। धत, पुलिस यहाँ कान लगाए बैठी थी यार। यहाँ चाय की दुकान में चर्च में हुए पुलिस रेड के बारे में बात हो रही थी। यहाँ तक कि जो पुलिस को खबर देगा उसे 25 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और तभी जोशे ये सुन लेता है और उसे वो रात याद आता है जिस रात वो पकड़ा गया था। उसने पुलिस स्टेशन में जॉर्ज कुट्टी को देखा था। खूब दृश्यम का फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, तो जॉर्ज कुट्टी पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है आपको पता ही है। जॉर्ज ने वरुण के बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही दफनाया है और वहाँ से निकलते हुए जोशे ने उसे देख लिया था। बैंग! वो पुलिस से $500,000 मांगता है इस इंफॉर्मेशन के बदले। वरुण के माँ बाप उसे वो पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं और जोशे बता देता है वो लाश कहाँ छुपाई हुई है। सारे सुन के चौंक जाते हैं कि अब तक वो लाश उनके नाक के नीचे नहीं, सीधे उनके नीचे ही गड़ी हुई थी। पुलिस को बस अब उसे निकालना है, पर कैसे? पुलिस स्टेशन तो तोड़ नहीं सकते, बल्कि हायर अथॉरिटी भी इसका परमिशन कभी नहीं देगी ओपनली, क्योंकि मीडिया को अगर पता चल गया तो पुलिस की इसमें बदनामी होगी। तो पुलिस लग जाती है पूरे प्रोटेक्शन के साथ और खबर फैलाते हैं कि पुलिस स्टेशन का फ्लोर टूट गया है और किसी भी मजदूर को काम के दौरान पुलिस स्टेशन से निकलने नहीं दिया जाएगा। कुछ पियक्कर पुलिस स्टेशन के पीछे ही पी रहे थे और तभी उनको सुनाई देती है मजदूरों की बातें कि ये कोई फ्लोर ठीक करने का काम नहीं है, बल्कि एक लड़के की बॉडी ढूंढनी है। यहाँ घर में जॉर्ज अचानक सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पुलिस स्टेशन के सामने बहुत भीड़ नजर आती है। एक लड़का आके जॉर्ज से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में गाड़ा है, क्योंकि उन्हें मिल चुकी है। जॉर्ज रानी से कहता है मैं तुम तीनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा और अपने थिएटर में जाके सीसीटीवी कैमरा में ध्यान से देखने लगता है। 3 साल बाद उन्हें बॉडी तो नहीं मिलती पर स्केलेटन मिलती है जो वो फॉरेंसिक लैब में ले जाते हैं और नेक्स्ट डे उसका डीएनए टेस्ट होगा और हम देखते हैं जॉर्ज जैसे एक राहत की सांस लेता है। कोर्ट में फिर से वरुण का केस ओपन करने की मांग की जाती है और 1 दिन के अंदर पुलिस को सारी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा जाता है। जॉर्ज के पूरे फैमिली को इंटरोगेट के लिए बुलाया जाता है, पर ये पूछताछ हद से आगे बढ़ जाती है। वरुण की माँ अंजू पे चढ़ जाती है और इसी दौरान अंजू को फिर से दौड़ा पड़ता है। ये देख के जॉर्ज सब कुछ बोलने के लिए राजी हो जाता है, बट प्राइवेटली। जॉर्ज बताता है कि उसने ही वरुण का खून किया है। 2 अगस्त को रानी और उसकी 2 बेटी रानी के मायके गई हुई थी।
काम से लौटते वक्त जॉर्ज को एक आदमी दिखता है घर में ताक झांक करते हुए। चोर समझ के वो उस पे रॉड से हमला करता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। ये सुन के पुलिस को भी समझ में आ गया था कि जॉर्ज अपनी फैमिली को बचा रहा है। जॉर्ज वो रॉड और उस लड़के के कपड़े को सबूत के तौर पर पुलिस को देना चाहता है, पर वरुण की माँ और वो आईपीएस ऑफिसर हर हालत में पूरे फैमिली को सजा दिलाना चाहती है और वरुण ने जो गलती की उसे छुपाना चाहती है। वाह क्या बात है, अपने बेटे की गलती पे दूसरे के बेटी को सजा दो। ये अगर मेरी माँ होती तो दूसरे की गलती हो तब भी मुझे एक चमाट जरूर लगाती। अगले दिन जॉर्ज को गिरफ्तार करके कोर्ट लाया जाता है और यहाँ विनय चंद्रन जो जॉर्ज के लिए स्क्रिप्ट लिखता है वो उस आईपीएस ऑफिसर से मिलने आता है। जॉर्ज ने मूवी स्क्रिप्ट के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिए थे और वो कहानी क्या है हम अभी सुनने वाले हैं। ये कहानी है कृष्ण कुमार की, जो इडुक्की में अपनी बीवी अंबिका और बेटे ज्योतिष के साथ रहते हैं। ज्योतिष कॉलेज में पॉलिटिक्स में शामिल है। कॉलेज में एक दिन ओपोनेंट पार्टी के साथ हाथापाई होती है और रात को ओपोनेंट पार्टी का नेता वीनूराज आता है ज्योतिष के घर में मारपीट करने, पर खुद ही मर जाता है। उस वक्त कृष्ण कुमार और अंबिका घर में नहीं थे, पर आते ही ये हादसा देखकर ज्योतिष और अंबिका को अंबिका के मायके भेज देता है और वीनूराज को विधायक के नए पार्टी ऑफिस के नीचे दफना देता है, जो कि उस वक्त बन रहा था। सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तो सेम टू सेम जॉर्ज की कहानी है। ये तो था इंटरवल तक की कहानी। उसके बाद अब जो हो रहा है जॉर्ज ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है इस कहानी में। उसी वक्त कोर्ट से कॉल आता है। कोर्ट में जॉर्ज ने कहा है कि पुलिस ने उसे धमकाया है और जॉर्ज की वकील साहिबा प्रूव करती है कि पुलिस एक बुक से इंस्पायर होकर जॉर्ज का बयान लिखा है और वो किताब और कोई नहीं विनय चंद्रन के नाम से छपी हुई किताब है। पर हमें पता है कि ये किताब एक्चुअली जॉर्ज ने लिखी है। दृश्यम। इस कहानी में हीरो ने भी सेम कन्फेशन किया है जैसा जॉर्ज ने पुलिस को बयान दिया है। मतलब कोर्ट के हिसाब से पुलिस ने ये जॉर्ज को धमका कर लिखवाया है। वाओ, आईपीएस का मुंह देखने लायक था। जॉर्ज को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स पसंद नहीं था, तो वो विनय चंद्रन से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है, जैसे इडुक्की में अगर कोई बॉडी मिले तो पुलिस प्रोसीड्योर क्या होगा। विनय चंद्रन अपने जान पहचान के पुलिस अथॉरिटी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तभी कोर्ट से कॉल आता है और हम देखते हैं आईपीएस ऑफिसर के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। वो स्केलेटन वरुण की है ही नहीं। या आई नो आप सब भी क्लाइमैक्स के लिए वेट कर रहे हैं, और वो आईपीएस ऑफिसर भी। जॉर्ज को पता था एक ना एक दिन पुलिस को वो बॉडी जरूर मिलेगी, तो वो सेम एज और सेम रिलीजन के किसी लड़के की बॉडी ढूंढता है और उसे मिल भी जाता है। वो कब्र खोदने वाले एक इंसान के साथ दोस्ती करता है और उसे फाइनेंशियली हेल्प भी करता है। जॉर्ज को बस अब वेट करना है जब तक वो बॉडी स्केलेटन में तब्दील ना हो जाए, और जिस दिन वो बॉडी स्केलेटन में तब्दील हो जाएगी वो कब्र खोदने वाला उसे जॉर्ज के हवाले कर देगा। इसी दौरान जॉर्ज बाकी प्रोसीड्यूर्स के बारे में पता लगाता है विनय चंद्रन से कि फॉरेंसिक टेस्ट कहाँ होता है, कब होता है और डीएनए टेस्ट के लिए कब भेजा जाता है। तो जॉर्ज को अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के साथ दोस्ती करना है। वो उसकी कमजोरी जान लेता है, ड्रिंक्स एंड मूवी। उसे मूवी में काम करने का शौक है, तो जॉर्ज अपने फिल्म में काम करवाने का लालच भी देता है। धीरे धीरे जॉर्ज गार्ड के कंपाउंड में रात में आते जाते रहता है और उसे पता था लैब की चाबी कहाँ है। ऐसे ही साल बीत गए और जॉर्ज वेट करता रहा पुलिस के आने की। क्या बात है। जॉर्ज ने उस दूसरे लड़के के बॉडी को अपने ही थिएटर के ऑफिस के फ्लोर में छुपा रखा था। जिस दिन पुलिस को वरुण की बॉडी मिली थी, जॉर्ज उस लड़के की हड्डी को लेकर फॉरेंसिक गार्ड के वहां जाता है ड्रिंक करने। वैसे भी टेस्टिंग अगले दिन होने वाली थी, तो वो रात को वही रुक जाता है और गार्ड के सो जाने के बाद चाबी लेकर हड्डियों को बदल देता है और कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो हड्डी वरुण की नहीं है। आईपीएस ऑफिसर जज से बात करने आता है प्राइवेटली और जज यहाँ बहुत गहरी बात कह जाते हैं। हम सब सच को जानते हैं पर प्रूव नहीं कर सकते। दोनों ही फैमिली को जस्टिस चाहिए, पर अजीब एक सिस्टम फेलियर है जिसकी वजह से ना ही हम गुनहगार को सजा दे सकते हैं और ना ही इनोसेंट को जस्टिस। जॉर्ज वरुण के हड्डियों को जला देता है और उसकी अस्थियों को गीता के नंबर के साथ एक ब्राह्मण के पास छोड़ जाता है। इससे एटलीस्ट वरुण के माता पिता उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। आईपीएस समझ चुका था कि वो लोग जितना देख सकते हैं जॉर्ज उससे भी आगे देख सकता है।
और हमें दिखता है जॉर्ज पेड़ के पीछे से उन पर नजर रखे हुए है और शायद आगे का दाव भी सोच रहा है। जैसा ब्योमकेश ने कहा था, एक गुनहगार चाहे जितना भी कानून से बच जाए पर अपने ज़मीर से कभी नहीं बच पाएगा। उसे हमेशा डर डर के सिर झुका के जीना होगा। और जॉर्ज भी ये मानता है, वो कभी भी वरुण के माता पिता के सामने सर उठा के नहीं खड़ा हो पाएगा। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जॉर्ज ने जिस राज को पुलिस स्टेशन में दफना दिया था, वो जानता था आज नहीं तो कल वो राज जरूर सामने आएगा। और उस घटना के 3 साल बाद भी उसके फैमिली का एक भी इंसान चैन से जी नहीं पा रहा है। हमेशा एक डर उन्हें सताती है, कहीं वो लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे। पर जॉर्ज जैसे चुपचाप नहीं बैठ सकता था। वो कहानी लिखने के नाम से सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और परफेक्ट टाइम के लिए वेट करता है। पुलिस उस पर नजर रखने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर को उसके घर के बगल में ही तैनात करती है। वही पुलिस के ऊपर नजर रखने के लिए जॉर्ज ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, समझे? मुझे फिल्म की क्लाइमैक्स जबरदस्त लगी। दृश्यम सच में बाजी मार गया है। आपको कैसी लगी ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहो तो @delilabdoses में फॉलो करना मत भूलिएगा।